हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी के पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूपीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अभी इंग्लिश पेडागोजी में आपको पढ़ा रही हूँ तो साथ साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका जो है एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बनी रहे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से क्या रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजीज में नहीं आता है। आपके ऑप्शन है एक्शन रिसर्च बिल्कुल आता है, मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटेजीज, एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजीज या नन ऑफ द अबव। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजीज ऑफ रेमेडियल टीचिंग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। आपके ऑप्शन है प्री टीचिंग, बिल्कुल नहीं, प्री टीचिंग नहीं होती है रेमेडियल टीचिंग। गिवन आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोज करने के बाद रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गिवन आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट। रेमेडियल टीचिंग के ऊपर मैं पूरा डिटेल डिस्कशन आपको करवा चुकी हूँ, पहले आप वो वीडियो देखें, समझे पहले रेमेडियल टीचिंग क्या है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो रेमेडियल टीचिंग में वही है, आप बच्चे की प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, डायग्नोज करते हो और उसके बाद उसको फिर रेमेडियल टीचिंग देते हो, कोशिश करते हो उसको जो चीज़ नहीं समझ में आई है उसको समझाने की। तो गिवन आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। इनमें से क्या रेमेडियल टीचिंग का बेस है। आपके ऑप्शंस हैं सेल्फ टेस्ट है, आप मतलब खुद टेस्ट कर सकते हो, या टेक्स्ट बुक टेस्ट है, आप टेस्ट ले सकते हैं बच्चे का, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट है। देखो अगर हम बात रेमेडियल टीचिंग की करते हैं तो एक चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, डायग्नोसिस, मतलब प्रॉब्लम का पता लगाना, उसको कहते हैं बेसिकली डायग्नोसिस। तो यही आप करते हो रेमेडियल टीचिंग में, यही इसका बेस है। आपको बेसिकली उन बच्चों को फाइंड आउट करना है जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम है, टॉपिक समझने में प्रॉब्लम है, वो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट से करोगे, डायग्नोज करोगे, फिर उसके हिसाब से उसको रेमेडी दोगे। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज मिस्टेक्स इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी। पूछा गया आपसे कि जो लैंग्वेज लर्निंग में जो मिस्टेक्स होती हैं वो कैसी, लर्निंग शुड बी टेकन सीरियसली, उनको सीरियसली लेना चाहिए, एलिमिनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, उनको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करें, इग्नोर करें या फिर डिस्कस करें बच्चे के पेरेंट्स के साथ। देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कितना कंसेप्ट क्लैरिटी आपको है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो मिस्टेक्स लैंग्वेज लर्निंग में होती हैं बच्चे की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है जितने जल्दी हो सके। बिकॉज अगर आप को वो एलिमिनेट आपने नहीं करी तो बच्चे क्या है छोटी छोटी गलतियां करेंगे, फिर वो लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आपको फाइंड आउट करने हैं गलतियों को, फिर उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग बेसिकली किस तरीके का काम, मतलब रेमेडियल टीचिंग बेसिकली होती क्या है, इंस्ट्रक्शनल होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग कभी भी नेगेटिव नहीं है, वो बच्चों को प्रोत्साहित ही करती है आगे बढ़ने के लिए। इम्परेटिव भी नहीं है, थ्योरेटिकल भी नहीं है, तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शनल होती है रेमेडियल टीचिंग, ये आप ध्यान रखेंगे। अनुदेशात्मक इसको मेरे ख्याल से हिंदी में कहते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट डेमोन्स्ट्रेट देयर एफर्ट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। एक पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क क्या होता है। देखो जब भी बात कलेक्शन की आएगी तो हमेशा याद रखना वो हमेशा पोर्टफोलियो होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और फिर भी मैं एक बार दोबारा तो आपको सब बताऊंगी। देखो पोर्टफोलियो बेसिकली होता क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा पोर्टफोलियो से तो सीटेट में पूछे जाते हैं। पोर्टफोलियो में साल भर जो आप काम करते हो, जो टीचर के पास जमा करते हो, जैसे कि आपके असाइनमेंट हो गए, जैसे कि आपने कोई चार्ट बनाया है, कोई मॉडल बनाया है, कोई सीडी बनाई है, कोई पीपीटी बनाई है, हार्ड कॉपी दी है, सॉफ्ट कॉपी दी है, टीचर के पास वो जमा होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं, पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इज द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग डिपेंड्स ऑन। रेमेडियल टीचिंग की जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। आपके ऑप्शन है द नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, बच्चे को कितना अच्छा लैंग्वेज आती है, मटीरियल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, टाइम डिवोटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। देखो रेमेडियल टीचिंग कितनी बेहतर होगी बच्चे के लिए वो आप
तभी कर पाओगे जब आपने रूट कोज फाइंड आउट कर लिया है प्रॉब्लम का। मतलब आपको पहले ये तो पता चले कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या है, तभी तो आप उसको रेमेडी दोगे, तभी तो आप उसका उपचार करोगे। तो वो तभी बेसिकली सक्सेसफुल मानी जाएगी जब तक आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर मैं बच्चों को सम्स करा रही हूँ, सपोज मैथमेटिक्स है या फिर इंग्लिश का एग्जाम्पल ले लो, कि बच्चे नाउन और प्रोनाउन में कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, तो आपको प्रॉब्लम तो पहले समझ में आए, तभी तो आप फिर दोबारा से बच्चों को रीटीच करोगे, अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करोगे, कैसे मैं उसको समझा पाऊँ। तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज मस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इज। क्यों इंग्लिश लैंग्वेज में रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप गुड हैबिट्स इन पीपल, टू सॉल्व एजुकेशन डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम, टू रिमूव पीपल्स वीकनेस, नन ऑफ द अबव। तो रेमेडियल टीचिंग बेसिकली कराने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2, टू सॉल्व एजुकेशनल डिफिकल्टीज। क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है? एजुकेशनल डिफिकल्टीज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको किस एरियाज में आप कमज़ोर हैं वो आपको टीचर फाइंड आउट करेगा और फिर उस हिसाब से आपको रेमेडी देगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड, एक सीटेट में पूछा गया है, एक लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज बुक में क्या क्या होने चाहिए? इंटरेस्टिंग स्टोरीज होनी चाहिए, अट्रैक्टिव फॉन्ट्स होने चाहिए, इलस्ट्रेशन एंड लर्नर फ्रेंडली होनी चाहिए, ग्रामर एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर। देखो ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखोगे तो इट्स ऑल ओके। ग्रामर की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो वो लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में ज़रूरत उसकी नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अट्रैक्टिव फॉन्ट्स की, इलस्ट्रेशन अच्छे हो मतलब उदाहरण अच्छे हों, और बुक हमेशा लर्नर फ्रेंडली होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए बुक को पढ़ने में। अब वो चाहे देखने में भी अच्छी हो, उसका किस तरीके से वो लिखी गई है उसमें बेहतर एग्जाम्पल दिए गए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली लर्नर फ्रेंडली होनी चाहिए, बिकॉज हम बात करते हैं एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड होने की, तो ये चीज़ होगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज टीचिंग यूनिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की टीचिंग यूनिट क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग यूनिट, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो टीचिंग यूनिट है वो होती है आपकी वर्ड, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, 10 ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको डिस्कस कराए हैं। मैं छोटी छोटी सी वीडियोज लेके आऊँगी आपके लिए, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिर बाद में जब हम छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लंबे लंबे वीडियो लेके आएंगे जब हम पेपर के एंड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल के साथ बने रहें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।